Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Today, first of all, welcome to Success Mantra by J Malik. Today, we are discussing a very important chapter, and that is लीज डीड रेंट एग्रीमेंट। आप लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन मकान मालिक और किराएदार में झगड़े होते रहते हैं, कोर्ट केसेस होते रहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि इन झगड़ों से दोनों को बचा जा सके। बस दोनों के बोथ साइड्स में प्रकाश डालूंगा कि किसको क्या करना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीज डीड और रेंट एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। इनमें ये इंटरचेंजेबल हैं। हालांकि लीज डीड लॉन्ग पीरियड के लिए है और रेंट एग्रीमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए है। लीज डीड 99 ईयर्स के लिए भी हो सकती है। तो लीज डीड में और रेंट एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है? विशेषकर लीज डीड कहाँ पर है? जहाँ लंबे समय की अवधि के लिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली जाती है, लीज पर ली जाती है, तो वहाँ लीज डीड की जाती है और वहाँ पर 8-10 साल के लिए या और भी लंबे समय के लिए एक फिक्स इनकम में स्टेबिलिटी रहती है। दूसरी तरफ रेंट डीड मंथली, क्वार्टरली, एनुअली ये सब हो सकता है। अमूमन ये मंथली होती है। रेंट मंथली टेनेंट को देना होता है। तो दोनों के अपने, यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। लीज डीड में स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, लेकिन जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ी तो वो एकदम बीच में रेंट नहीं बढ़ा सकता है जो लैंडलॉर्ड है। तो चलिए, दोनों लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। अब आप ये देखिए कि हम ऐसा क्या करें कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट में झगड़ा ना हो। उसके लिए मेन डॉक्यूमेंट है हमारा रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि कभी भी किसी भी विषय पर कोई विवाद ना हो। तो उसके लिए ये 12 पॉइंट्स हैं। अगर ये आपने रेंट एग्रीमेंट में इन सब का उल्लेख मेंशन किया तो चांसेस ना के बराबर है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम नोटराइज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज होती है और उसमें काफ़ी पॉइंट्स होते ही नहीं हैं। तो आप ये पॉइंट्स उसमें मेंशन अवश्य कराइए। इसकी आप कॉपी ले सकते हैं ताकि भविष्य में किसी किस्म का कोई भी टसल डिस्प्यूट ना हो। तो पहले देखिए टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। हम लैंड, बिल्डिंग, इनको लीज पर दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गोडाउन एंड अदर आइटम फॉर यूज ऑफ कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पसेस। इसके लिए देखते हैं दोनों का हित होता है। क्योंकि देखिए, टेनेंट को प्रॉपर्टी मिल जाती है यूज करने के लिए और उससे लैंडलॉर्ड को इनकम होती है। तो दोनों का इंटरेस्ट इसमें है। तो इसमें दो पार्टी होती हैं, एक लेसी, एक लेसी और टेनेंट। दूसरा लेसर जो प्रॉपर्टी देता है और लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। तो ये जो लेसी है ये इसको एग्री करता है कि ऑन सर्टेन पेमेंट पर, रेंट पर मैं आपको प्रॉपर्टी को यूज मैंने करना है। तो ये एक एग्रीमेंट टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच का है। और यहाँ पर ये रेंट, एग्री टू पे रेंट, ये एग्री टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड। ये एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसको हम लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? अब ये देखिए, कंटेंट, एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर। कभी भी एग्रीमेंट हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, ऑन स्टैम्प पेपर हो और एटलीस्ट स्टैम्प पेपर ऑफ ₹50
50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ये एग्रीमेंट कम से कम होना चाहिए। ऑलवेज स्टैम्प पेपर पर ही हो, और किसी हैंड रिटेन या टाइपिंग बिना स्टैम्प पेपर के एग्रीमेंट कभी वैलिड माना नहीं जाता है इन द आई ऑफ लॉ। दूसरा, नेम्स ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों जो पार्टियां हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड, उनके दोनों के आईडी प्रूफ होने चाहिए। ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी के साथ क्या होता है कि कई बार हम ईमेल आईडी से भी नोटिस भेज सकते हैं उसके ईमेल आईडी पर। और टू नो बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड का पता कर लेना चाहिए, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी कैरेक्टर, उसकी अन्य चीजें कि वो पीछे की जो बैकग्राउंड है उसका पता करना जरूरी है। क्योंकि अगर उसका बैकग्राउंड कोई अलग टाइप का निकला और वो कुछ पर्पज कुछ है और उसमें कर कुछ रहा है तो वो बहुत डेंजरस चीज हो जाएगा। और आफ्टर दैट पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराइए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप इनके आईडी प्रूफ और वो ले जाके एक फॉर्म आता है जो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। उसमें कुछ 8-7 बातें होती हैं, उसको आप टाइप करिए और उसको पुलिस में दे आइए। तो पुलिस वेरिफिकेशन ये जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी चीज रेज ना हो जो आपके अगेंस्ट जाए, जो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जाए। तो फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन प्रॉपरली होना चाहिए। उसमें कॉपी ऑफ सेल डीड और मैप हो सके तो मैप, ये सारा डिस्क्रिप्शन में आता है। उसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में सारी उसकी जो साइट है, लोकेशन है, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में जरूर होना चाहिए ताकि कोई फेक कोई डिस्क्रिप्शन ना बना पाए। तो फिर फोर्थ पॉइंट है रेंट पेमेंट। रेंट जो पेमेंट है उसका, जो रेंट के विषय में जितनी भी चीजें हैं उसको इंक्रीज करना है, और अगर डिले करता है तो उसकी पेनल्टी है। मोड ऑफ पेमेंट, चेक से करेगा, एनईएफटी, आरटीजीएस या ऑनलाइन, जिस भी विधि से, वो इसमें मेंशन होना चाहिए। और फिर कितनी ड्यूरेशन का है, 11 मंथ या मोर देन 11 मंथ, और उसका रिन्यूअल का क्या प्रोसीजर होगा। और ड्यू डेट फिक्सेशन, क्योंकि ड्यू डेट जनरली 5 या 10 तारीख तक महीने के तक होती है, तो उसमें रेंट देना होता है। और उसके बाद इसमें मेंशन होना चाहिए, अगर उस तारीख तक नहीं देता तो उसके बाद उसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये पर डे के हिसाब से क्या पेनल्टी लगेगी, वो सारा उसमें मेंशन होना चाहिए। फिर है पर्पज। अब देखिए, जिस पर्पज के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड दी है वो पर्पज डाइवर्ट नहीं होना चाहिए दोनों साइड से। क्योंकि पर्पज जो ऑफिस है, ऑफिस के लिए दिया है, एजुकेशनल एकेडमी या स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए दिया है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। और रेजिडेंशियल के केस में कई बार क्या देखा गया है कि उसमें पहले बताया गया है टेनेंट ने कि मेरे 3 मेंबर रहेंगे, और उसके बाद उसने 3 मेंबर और उसमें एंटर कराए और किराए को 3 के बजाय 6 में डिवाइड किया। तो ये सब पर्पज में लिखा जाना चाहिए कि ये किस पर्पज के लिए और कितने मेंबर उसमें रहेंगे। फैमिली अगर है तो फैमिली मेंबर्स की पूरी डिटेल होनी चाहिए। और ये सारा पर्पज डिफीट नहीं होना चाहिए। ये दोनों साइड से, टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों साइड से प्रॉपरली एडहेयर टू होना चाहिए। सबलेट क्लोज अवश्य डालना चाहिए कि इसको रेंट एग्रीमेंट में क्या उसको राइट है कि उसको फर्दर वो 1 कमरा या 2 कमरा या उसको टोटल को रेंट पे फर्दर रेंट पे दे सकता है आगे। तो ये सबलेट क्लोज, और ये जनरली नो होता है, नो सबलेट, आगे किराए पर नहीं देगा, ये इसमें मेंशन होना चाहिए। एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, क्या क्या यूटिलिटीज हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, वो बाइफर्केशन कंप्लीटली मेंशन होना चाहिए। उसमें क्या है, ऑन
प्रीमिसेस के अंदर टू यूज सच एज स्विमिंग पूल है, लॉन्ड्री है, सिक्योरिटी सिस्टम है, कौन उसके चार्जेस देगा और क्या क्या चीजें इनमें से वो यूज कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेस बहुत बड़ा एरिया है, उसको कितना यूज करने को मिलेगा, ये सारा इसमें मेंशन होना चाहिए। और उसके क्या चार्जेस होंगे, क्या रेंट में रिकवर है या कवर करता है रेंट में या उसके सेपरेट है, ये सारा इसमें आएगा। फिर मेंटेनेंस चार्जेस, इस पर बड़े झगड़े होते हैं, हु विल पे, कौन देगा, ये मेंशन होना चाहिए प्रॉपरली। और एनी टैक्स, आउटस्टैंडिंग टैक्स बिल, लायबिलिटी, कोई और पेनल्टी है और प्रॉपर्टी का कोई टैक्स आउटस्टैंडिंग पीछे से पहले पता नहीं चला बाद में आता है तो उसको कौन पे करेगा, ये सारा मेंशन होना चाहिए। और उस पर पेनल्टी है तो ये भी कि किसको पे करनी है, कितनी। और ब्रोकरेज क्या होता है, जब मकान खाली होता है तो टूट फूट होती है, लेकिन हम रेंट एग्रीमेंट में इसको करना भूल जाते हैं। तो ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि टूट फूट का कितना अमाउंट टेनेंट को देना है या नहीं देना है, ये सारा मेंशन होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट अगर बिल्डिंग की करानी है, गोडाउन की करानी है, शॉप की करानी है तो कौन कराएगा ये। और वाइट वॉश का काम किसका है, जनरली ये लैंडलॉर्ड का काम होता है। और कितने इंटरवल में ये काम होगा, साल में, 2 में, 3 साल में एक बार, किस तरह। कॉस्ट ऑफ वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये कौन पे करेगा, या रेंट में शामिल है या सेपरेट हैं, जनरली ये सेपरेट होते हैं तो ये सब मेंशन होना चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ प्रॉपर्टी की फोटो ले लेनी चाहिए ताकि जब मकान वो खाली करता है टेनेंट तो उस टाइम वो कहता है मैंने तो इसी हालत में लिया था और ऐसे ही का ऐसा मैं आपको सौंप रहा हूँ, जबकि उसमें काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ हो सकता है। तो उसको इसकी फोटोकॉपी दीजिए और एक अपने पास रखिए और जब वो खाली करे तो उससे आप मिलान कर सकते हैं कि देखिए जब मैंने आपको रेंट पे दिया था तो ये मकान इस तरह था और अब इसकी ये हालत है। तो उसमें ब्रोकरेज चार्जेस जो आपने डिसाइड किए हैं वो उसको देने पड़ेंगे। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर ली जानी चाहिए। 2 महीने से ज़्यादा का आप रिफंडेबल सिक्योरिटी 2 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकते जो लॉ में है, लेकिन 2 का जरूर। और उसमें एक क्लोज ये होना चाहिए कि ये इन एनी केस इट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पज बिकॉज इट इज रिफंडेबल, तो ये रिफंड ही होगी। तो इसमें सब रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाना चाहिए। अब एविक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को खाली कैसे करें या खाली टेनेंट कैसे करें या लैंडलॉर्ड कैसे कराए, तो उसके लिए पहले से नोटिस की इसमें व्यवस्था होनी चाहिए कि नोटिस 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ फ्रॉम बोथ साइड। ये नहीं हो कि टेनेंट ऑल ऑफ ए सडन मकान खाली कर दे और उसको 2-3 महीने का किराया उसका जैसे वो उसको चढ़ा नहीं पाएगा रेंट पे तो उसको नुकसान हो। तो ये टेनेंट ने भी ध्यान देना है। और अगर लैंडलॉर्ड ने इसको खाली कराना है तो भी उसने नोटिस के बिना खाली नहीं कराया जाना चाहिए। और उसमें मेंशन होना चाहिए कि 1 मंथ नोटिस या 2 मंथ या 3 वट एवर भी। तो एविक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के केस में नोटिस जरूरी है फ्रॉम बोथ साइड। तो लास्ट में सिग्नेचर ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, हर पेज पे सिग्नेचर होने चाहिए। और बाद लास्ट वाले पेज पर नाम, एड्रेस, फोन नंबर और सिग्नेचर। तो बाकी पेजेस पे खाली सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 2 विटनेस अवश्य ली जानी चाहिए, एटलीस्ट 2 विटनेस ली जानी चाहिए और उसको नोटराइज करना चाहिए। अगर वो 11 मंथ का ही है, अगर 11 मंथ से ज़्यादा है तो वो रजिस्ट्रेशन होगा और नहीं तो वो एग्रीमेंट इलीगल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो लेसी या टेनेंट, लेसर और लैंडलॉर्ड के बीच में ये पहले से मेंशन होना चाहिए ताकि बाद में कोई कंट्रोवर्सी इनमें ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्रेंड्स। आई थिंक इट इज ओके। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।